एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज का जो वीडियो है वो कल के ही 12 जनवरी के वीडियो का ही करंट अफेयर्स का ही पार्ट 2 है। कल जो हमने पार्ट 1 में हमने इंडिया साउथ कोरिया जो रिलेशन है उसको हमने कवर किया था। और आज जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोटेक्टिंग वल्नरेबल विटनेसेस सुप्रीम कोर्ट। क्या है ये, क्या क्यों न्यूज में था, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यूज में क्या था कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड द मीनिंग ऑफ वल्नरेबल विटनेसेस टू आल्सो इंक्लूड अमॉन्ग्स्ट अदर सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने वल्नरेबल विटनेसेस को इंक्लूड कर लिया है अदर सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स के रूप में, और दोज मेंटल इलनेस एंड पीपल विथ स्पीच और हियरिंग। ठीक है, कि अगर वल्नरेबल विटनेसेस को सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स के रूप में उन्हें इंक्लूड किया गया है विथ मेंटल इलनेस एंड पीपल विथ स्पीच और हियरिंग इम्पेयरमेंट में। द सुप्रीम कोर्ट रेफर्ड टू एज वर्डिक्ट ऑफ 1996। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के एक वर्डिक्ट का रेफरेंस देते हुए बोला कि इट हैज पास्ड सिमिलर डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में ये चल रहा है देन इन 2004 में भी और 2017 में भी ये देखने को मिला। व्हेन इट हैड आस्क्ड ऑल द हाई कोर्ट्स, सभी हाई कोर्ट से ये बोला कंट्री के कि वो अडॉप्ट कर ले एक गाइडलाइन जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा प्रिपेयर किया गया है 2017 में वल्नरेबल विटनेसेस को लेकर। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है कि वल्नरेबल विटनेसेस क्या है देख लेते हैं कि वल्नरेबल विटनेसेस विल नॉट बी लिमिटेड टू मीन ओनली चाइल्ड विटनेसेस। वल्नरेबल विटनेसेस का लिमिटेशन सिर्फ चाइल्ड विटनेसेस तक नहीं है, इसमें और भी कुछ इंक्लूड होते हैं। क्या, तो एज न्यूट्रल विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, जेंडर न्यूट्रल विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट जो कि सेक्शन 377 के अंतर्गत आईपीसी में आता है, जो अननेचुरल ऑफेंस है। विटनेसेस सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, अगर कोई विटनेस जो है जो या फिर मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है, जो कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के अंतर्गत उसे डिफाइन है। ठीक है, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। विटनेसेस विथ थ्रेट परसेप्शन एंड एनी स्पीच ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल और पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी अदर डिसेबिलिटी, कोई भी और डिसेबिलिटी से सफर कर रहा हो और तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर है। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को यह डायरेक्शन दिया है कि वो अडॉप्ट कर ले और नोटिफाई करे कि वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन सेंटर जो स्कीम है वो विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, ठीक है, 2 महीने में उसे नोटिफाई और अडॉप्ट कर ले। जो ये विटनेस सेंटर है ये प्रोवाइड करता है सेफ एंड बैरियर फ्री एनवायरनमेंट फॉर रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ वल्नरेबल विटनेसेस। जो ये डिपोजिशन सेंटर है ये एक सेफ गार्ड और एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि एविडेंस को सही तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से ये बोला कि वो इंश्योर करे दैट देयर इज वन डिपोजिशन सेंटर इन ईच डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिपोजिशन सेंटर होना चाहिए। और ये जो डिपोजिशन जो सेंटर है ये एस्टेब्लिश होगा इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर के आसपास में ही ये सेंटर जो है वो डिपोजिशन सेंटर जो है वो सेटअप किया जाएगा। सेंसिटाइजिंग स्टेक होल्डर्स क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉइंटेड किया कि द इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू मैनेज दिस डिपोजिशन सेंटर एंड सेंसिटिंग ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ बार्स बेंच एंड स्टाफ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अर्ग्ड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस Geeta Mittal to act as chairperson of a committee for designing and implementing all India vulnerable witnesses deposition center training program। यानी कि ये जो ऑल इंडिया जो ये डिपोजिशन सेंटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ जो जम्मू कश्मीर की है हाई कोर्ट की जो जस्टिस है गीता मित्तल को ही चेयर करने के लिए बोला, उसे ही कमेटी में उन्हें जो है चेयर करने के लिए बोला गया है। ठीक है, Supreme Court also directed the chairperson of the committee to engage with national and state level services authority। सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्ट किया जो चेयरपर्सन होंगी वो नेशनल और स्टेट लेवल सर्विस ऑथोरिटीज को भी इंगेज रहेंगी टू
इफेक्टिव इंटरफेरेंस फॉर स्कीम्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। इट ऑल्सो आज द ताकि वो स्कीम्स के अंतर्गत उन्हें ट्रेनिंग भी दे सके, ठीक है। इट ऑल्सो आज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू डेजिग्नेट ए नोडल ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर को भी डेजिग्नेट किया जाए फॉर कोऑर्डिनेट लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द चेयरपर्सन, ताकि चेयरपर्सन को एक सपोर्ट भी प्रोवाइड हो सके। विटनेस प्रोटेक्शन इन इंडिया क्या है? तो 2018 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का ये एम होगा कि वो इनेबलिंग ए विटनेसेस टू डिपोज fearlessly and truthfully, ठीक है। अंडर द जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट right of witness to testify freely in courts is part of article 21 right to life, ठीक है। यानी कि जो विटनेसेस का राइट है कि वो फ्रीली कोर्ट में पहुंच सके या फ्रीली कोर्ट में आ सके, वो उसका राइट टू लाइफ के अंतर्गत आर्टिकल 21 में आता है। और द स्कीम विल बी द लॉ अंडर, जो ये स्कीम है वो आर्टिकल 141 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत भी आता है। द बेंच हैज ऑल्सो आस्क्ड ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू सेट अप वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन कॉम्प्लेक्सेस, और सभी बेंच ने, जो बेंच बैठा था इसमें, उसने सभी स्टेट और सभी यूनियन टेरिटरीज में वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन जो कॉम्प्लेक्स है उसको सेटअप करने के लिए कहा है। While the scheme is pending in parliament, ये स्कीम पार्लियामेंट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑफर्ड टू इम्प्लीमेंट द स्कीम इमीडिएटली, इस स्कीम को इमीडिएटली सभी स्टेट्स में, सभी यूनियन टेरिटरीज में इसको अप्लाई करने के लिए बोला है, ठीक है। द नीड टू प्रोटेक्ट द स्कीम वुड बी द लॉ ऑफ द लैंड। द नीड टू प्रोटेक्ट विटनेसेस हैज बीन एम्फेसाइज्ड बाय लॉ कमीशन, लॉ कमीशन के द्वारा ये एम्फेसाइज किया गया है, और ये लॉ ऑफ द लैंड है, यानी कि इस स्कीम को एकदम अप्लाई इमीडिएट रूप से करना है। रिपोर्ट एंड कोर्ट जजमेंट्स फॉर ईयर्स, एक केस था द स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अरुंध सिंह 1997 का, जिसमें 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट एंड मलीमत कमिटी रिपोर्ट को रिकमेंड किया गया था ए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के लिए, ठीक है। वे फॉरवर्ड कुछ और है कि द विटनेस आर आईज एंड ईयर्स ऑफ जस्टिस, जो विटनेसेस होता है वो आई होता है और ईयर होता है जस्टिस के लिए, ठीक है। एंड दिस स्कीम इज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन टुवर्ड्स द इफेक्टिव जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ऑफ द नेशन, ठीक है। हाउएवर अंटिल नाउ देयर हैव बीन एडहॉक स्टेप्स सच एज फ्यू डेडिकेटेड कोर्ट रूम्स फॉर वल्नरेबल विटनेसेस, यानी कि जो विटनेस होते हैं किसी भी केस के लिए, जो विटनेसेस होते हैं, ये कुछ ही ऐसे डेडिकेट कोर्ट रूम्स है जो कि इन विटनेसेस को के लिए प्रोवाइडेड है। मोस्टली चाइल्ड विक्टिम्स जो एंड काउंसिलिंग द आइडेंटिफाई ऑफ विटनेसेस इन केस लाइक एंटी टेररिज्म के लिए हैव बीन अनसक्सेसफुल टू प्रिवेंट विटनेसेस, विटनेसेस को प्रिवेंट करना या उन्हें सेफगार्ड करना अनसक्सेसफुल कई बार देखा गया है। तो लेजिस्लेटिव मेजर्स टू एम्फेसाइज प्रोहिबिशन अगेंस्ट टेम्परिंग ऑफ विटनेसेस हैव बिकम द इमिनेंट एंड इनएविटेबल नीड ऑफ द डे। तो विटनेसेस को प्रोटेक्ट करके रखना, उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा डिपोजिशन सेंटर प्रोवाइड करके रखना, ये हमारे सभी स्टेट्स के सभी हाई कोर्ट्स का ये ड्यूटी है, ताकि जो एविडेंसेस है, जो कि जस्टिस के लिए जो भी एविडेंसेस है, जो क्लियर एविडेंसेस है, उसे प्रोटेक्ट किया जा सके और जस्टिस दिया जा सके, ठीक है। तो विटनेस को लेकर ये टॉपिक था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि इसमें कई सारे आर्टिकल्स हमको देखने को मिले आज, जैसे कि आर्टिकल 21, तो ये न्यूज़ में है तो ये हमारे लिए ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ आर्टिकल 141 142 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ सेक्शन 377 जो आईपीसी का है और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, ये सभी चीज़ें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो क्योंकि ये ट्रांसजेंडर पर्सन से रिलेटेड है कि उन्हें इंडियन प्राइजन या इंडिया के जेल में किस तरह से उनको रिकॉग्निशन मिलेगा या क्या उनका सिस्टम होगा। तो क्यों ये न्यूज़ में है, क्या न्यूज़ में है, हम लोग सब कुछ डिटेल में देख लेते हैं। तो न्यूज़ में क्या है कि रिसेंटली जो है यूनियन होम मिनिस्टर ने एक एडवाइजरी भेजी है अपने हेड ऑफ प्राइजन को, अपने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों में, कि वो प्राइवेसी या फिर
यानी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, यानी जो थर्ड जेंडर जो है, उनको प्राइवेसी प्रोवाइड किया जाए, उन्हें डिग्निटी दिया जाए, ठीक है, उन अपने सभी प्राइजन में। तो सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को ये एडवाइजरी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने भेजी है। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम ब्यूरो, जो रिकॉर्ड नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंतर्गत देयर वेयर 70 ट्रांसजेंडर प्राइजन्स है। अब यहाँ पे 70 ऐसे ट्रांसजेंडर प्रिजनरीज हैं इन जेल अक्रॉस द कंट्री इन 2020 में करीब 70 ट्रांसजेंडर जो है वो मतलब कैदी जेल में है 2020 में देखें तो एडवाइजरी वाज इशूड इन लाइट ऑफ द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। तो ये जो एडवाइजरी इशू की है, ये ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के मतलब कि उसको ध्यान में रखते हुए की गई है, विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2020, जो कि जनवरी 2020 से ये इफेक्ट में आ चुकी है। क्या की पॉइंट से देख लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्राइजन यानी जेल, ठीक है, जेल में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इन थर्ड जेंडर को दिया जाना चाहिए। तो सेपरेट इंक्लूजर दिया जाना चाहिए, वार्ड सेपरेट वार्ड दिया जाना चाहिए, सेपरेट टॉयलेट्स दिया जाना चाहिए, शावर फैसिलिटी दिया जाना चाहिए ट्रांसमैन को, और ट्रांस वुमेन को एक प्रिजर्व एक राइट टू प्राइवेसी या फिर डिग्निटी उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट ये कहता है कि रिस्पेक्ट सेल्फ आइडेंटिटी, यानी सेल्फ आइडेंटिटी जो ट्रांसजेंडर पर्सन की है उन्हें रेस्पेक्ट करना चाहिए हमेशा। और वाइल कंडक्टिंग किसी तरह के एडमिशन प्रोसीजरीज है, या मेडिकल एग्जामिनेशन है, या फिर फ्रिक्सिंग है, या क्लोथिंग है, या और भी रिक्वेस्टिंग ऑफ ए पुलिस इन कोर्ट है, ट्रीटमेंट और केयर इनसाइड प्रिजन्स, तो उनको केयर करना चाहिए। Prisons to facilitate the process of acquiring the transgender identity certificate under the transgender person law if such a request is made। अगर ट्रांसजेंडर पर्सन लॉ के अंतर्गत कोई रिक्वेस्ट किया गया है सर्टिफिकेट के लिए, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के लिए, तो उसे भी प्रोवाइड करना चाहिए। सर्च प्रोटोकॉल किस तरह से होना चाहिए। तो सर्चेस शुड बी कैरिड आउट बाय ए पर्सन ऑफ देयर प्रिफर्ड जेंडर, यानी प्रिफर्ड जो जेंडर है उसी जेंडर, यानी कि देखिए अगर मेल होता है तो उसकी तलाशी मेल पुलिस वाला ही लेगा, फीमेल अगर कैदी है तो उसको फीमेल पुलिस ही उसको तलाशी लेगी। तो उसी तरह से जो अगर ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर जो अगर कोई कैदी है तो उसका भी तलाशी कोई थर्ड जेंडर इस ही अगर कोई पुलिस वाला अवेलेबल है तो उसी वही लेगा। इस तरह से बोला जा रहा है यहाँ पे प्रीफर्ड जेंडर की अगर बात करें तो वो बोला जा रहा है। और बाय ए ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल, या फिर ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल के द्वारा सर्च किया जाना चाहिए, या फिर पैरामेडिक ट्रेंड इन कंडक्टिंग सर्चेस, ठीक है। तो द पर्सन कंडक्टिंग द सर्च मस्ट इंश्योर द सेफ्टी प्राइवेसी एंड डिग्निटी ऑफ द पर्सन बीइंग सर्च्ड, ठीक है, जिसका भी सर्च होना है उसका डिग्निटी प्राइवेसी सबका ध्यान रखना चाहिए। एडमिशन इन प्राइजन किस तरह से होना चाहिए। तो द प्राइजन एडमिशन रजिस्टर में बी सुइटेबली रिवाइज टू इंक्लूड ट्रांसजेंडर एज ए कैटेगरी अदर देन मेल और फीमेल जेंडर। तो फीमेल और मेल जेंडर को के साथ साथ ट्रांसजेंडर को भी ध्यान में रखते हुए एडमिशन होना चाहिए प्रिजन में, प्रिजन एडमिशन होना चाहिए। ए सिमिलर प्रोविजन में बी मेड इन प्राइजन मैनेजमेंट सिस्टम इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होना चाहिए। और एक्सेस टू हेल्थ केयर, या ट्रांसजेंडर को भी ये इक्वल राइट होना चाहिए हेल्थ केयर का विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी, यानी उनके जेंडर को ध्यान में रखते हुए किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन विथ आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, उन्हें अलाउ करना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए ताकि वो अपने फैमिली मेंबर के साथ इंटरेक्ट कर सके, अपने रिलेटिव के साथ, अपने फ्रेंड या फिर लीगल एडवाइजर के साथ इंटरेक्ट कर सके। एंड अटर केयर प्लानिंग बाय प्रोवेशन वेलफेयर और रिहेबिटेशन ऑफिसर। ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ प्राइजन पर्सनल, क्या है कि इट शुड बी डन फॉर डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, ह्यूमन राइट्स, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और लीगल फ्रेमवर्क्स फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। सिमिलर अवेयरनेस मस्ट बी स्प्रेड अमॉन्ग अदर प्रिजनर्स, ठीक है। कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर, वो भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो पहला है कि ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट पास हुआ था 2019 में। इस एक्ट के अंतर्गत ये डिफाइन किया गया कि ट्रांसजेंडर पर्सन एज वन हुज जेंडर डज नॉट मैच द जेंडर assigned at birth. It includes trans men and trans women, person with intersex variations, gender queers and persons with socio-cultural identities such as Kinner and Hijra.
यानी ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 के अंतर्गत ये बोला गया कि इसमें ऐसे जेंडर जिसका कि बर्थ के अकॉर्डिंग उनका जो जेंडर है वो डिसाइड नहीं हुआ है, जिसे कि ट्रांसमैन या ट्रांस वुमेन के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें कि किसी वेरिएशंस देखने को मिले हैं उनके इंटरसेक्स के रूप में या फिर जेंडर क्वेयर्स के रूप में, या पर्सन जो है सोशियो कल्चर आइडेंटिटीज उसका जो हुआ है जिसे उसे किन्नर बुलाया जाता है या फिर हिजरा बुलाया जाता है उन्हें, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट पास हुआ है या उनको इक्वल राइट्स देने के लिए ये एक्ट पास हुआ है। कुछ जजमेंट्स भी है, जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगर हम लोग देखें तो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का, नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वर्सेस यूनियन, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ट्रांसजेंडर पर्सन जो है वो थर्ड जेंडर अब होगा। ठीक है, रीड डाउन द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 2018 में भी देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया सेम सेक्स रिलेशंस को। ठीक है, यानी कि मेल मेल, फीमेल फीमेल और ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर के साथ अगर रिलेशन अगर बनाता है तो वो इलीगल नहीं होगा, उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ठीक है, इस एक्ट ये जजमेंट के साथ ट्रांसजेंडर पर्सन जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स जो रूल्स है 2020 का, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया कि रूल बनाया कि ये पावर दिया बाय द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत। ठीक है, नेशनल प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन वाज लॉन्च्ड अंडर इन विद द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल 2020। स्कीम ऑफ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, स्कीम भी चलाए गए ताकि शेल्टर होम प्रोवाइड किया जा सके ट्रांसजेंडर पर्सन को, प्रोवाइड किया जा सके सेफ एंड शेल्टर ट्रांसजेंडर नीड को। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन सेटिंग अप गरिमा गृह नाम से शेल्टर होम बनाया जाएगा इनके लिए। ठीक है, तो ये स्कीम सारी उनके लिए चल रही है थर्ड जेंडर के लिए। यानी प्राइजेंस एक्ट एंड ट्रांस पर्सन क्या है कि in India the Prisons Act 1894 is the central legislation regulation the administration of prisons. The act majorly differentiates prisoners convicted under civil law from those convicted under criminal law. ठीक है, unfortunately the act does not even recognize sexual minorities based on sexual orientation and gender identity as a different classes of prisoners. It only separates prisoners into the category of women, young offenders, convicts, civil prisoners, ठीक है, हाई सिक्योरिटी प्रिजनर्स। ठीक है, इसमें कैटेगराइज करता है। ठीक है, नालसा जजमेंट जो था उसमें एक्सटेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू ट्रांसजेंडर को दिया गया, जो कि आर्टिकल 14, 15 और 21 में डायरेक्ट स्टेट्स को डायरेक्ट करता है टू मेक पॉलिसीज ऑन देयर लीगल एंड सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। This extends to trans person as well since prisons and their administration is a state subject, ये state subject के अंतर्गत बोला गया। ठीक है, नालसा जो जजमेंट है ये लैंड ऑफ लॉ बोला गया। इवन थ्रू द डायरेक्शन गिवन टू द नालसा जजमेंट कंस्टिट्यूट्स द लॉ ऑफ द लैंड, देयर इज स्टिल अ रिक्वायरमेंट टू ब्रिंग बोथ चेंजेस इन प्रेजेंट लॉस, कुछ चेंजेस लाने की अभी भी जरूरत है। द प्राइजन्स एक्ट ये अलाउ किया गया प्रिजनर अथॉरिटी को फॉलो किया प्रोसीजर दैट स्ट्रिक्टली जेंडर बाइनरी। These procedures not only challenge the validity of the legislation but also result in a kind torture and degrading treatment being inflicted upon trans people inside prisons. ठीक है, all of this is substantiated by a report titled Lost Identity Transgender Person Inside India's Prisons by the Commonwealth Human Rights Initiatives. ठीक है, कुछ वे फॉरवर्ड क्या है कि द कॉलोनियल प्रिजन्स एक्ट ने ये बोला गया टच स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, बस उसी चीज को कि बेसिकली देखिए अवेयरनेस होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए इनका। ठीक है, कुछ रिकमेंडेशन शुड बी कंसिडर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है और या फिर थर्ड जेंडर है उनको सेफगार्ड करने के लिए, या फिर प्राइजन्स में जेल में इंडिया के जो जेल्स वगैरह हैं उनमें किस तरह से उनको सेफगार्ड होना चाहिए, उनके हिसाब से भी जो वार्ड है वो प्रिपेयर होना चाहिए, उनको प्राइवेसी देनी चाहिए, उनको उनके साथ भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो उस चीज को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है।
ठीक है, इस टॉपिक के अंदर में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या जजमेंट्स या एक्ट्स है, उन सभी चीजों को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको ये पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हर एक फैक्ट्स को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। सोर्स जो है वो द हिंदू का है। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ओर, जो है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे क्या है देख लेते हैं। तो द लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिलीजेस द रिजल्ट ऑफ द क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे का रिजल्ट जो है रिलीज किया गया है लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एनवायरनमेंट के द्वारा फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021 जुलाई सितंबर के लिए। टोटल एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट किया गया है बाय 9 सेलेक्ट सेक्टर्स के लिए, जो कि स्टूड एट 3.10 करोड़ है इन दी जुलाई 2000 सितंबर 2021 क्वार्टर के लिए, विच इज 2 लाख मोर देन, जो कि 2 लाख ज्यादा है अप्रैल जून पीरियड से अगर हम लोग कंपेयर करें तो। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है कि अबाउट क्यूएस यानी कि क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे के लिए कुछ देख लेते हैं। तो अबाउट क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे इज ए पार्ट ऑफ ऑल इंडिया क्वार्टरली इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे है, इसी का पार्ट है। ये कवर करता है एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट इन 9 सेक्टर्स। ठीक है, दी जो 9 सेक्टर है वो कौन कौन से होंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग होंगे, वो कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, एकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट, आईटी और बीपीओ एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो दिस सेक्टर अकाउंट फॉर ए मेजोरिटी ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट इन नॉन फार्म एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, टोटल जो एम्प्लॉयमेंट होंगे वो नॉन फार्म एस्टेब्लिशमेंट होंगे। इन सेक्टर्स को हम लोग ने यहाँ पे लिया है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनेबल द गवर्नमेंट टू फ्रेम ए साउंड मतलब गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव ये कि गवर्नमेंट टू फ्रेम ए साउंड नेशनल पॉलिसी ऑन एम्प्लॉयमेंट। एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये उसका ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, हमारी सरकार का, गवर्नमेंट का। इंटरनेशनल कमिटमेंट क्या है कि आईएलओ आप तो जानते ही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन जो था 1964 का। ठीक है, इसने this requires the ratification countries to implement an active policy designed to promote full productive and freely chosen employment. ठीक है, इंडिया डज नॉट हैव ए नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी येट। इंडिया के पास अब तक कोई नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है। कुछ देखने वाली, नोट करने वाली बात है, देखिए कि क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे और पीएलईएस क्या है, यानी नेशनल सैंपल सर्वे और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जिसको बोला जाता है, ये सप्लाई करता है, एक साइड पिक्चर देता है लेबर मार्केट को। और पीएलएफएस जो कंडक्ट करता है बाय ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा किया जाता है। इसका वाइल ये जो प्रोवाइड करता है डिमांड सप्लाई पिक्चर ये प्रोवाइड करता है। ऑल इंडिया क्वार्टरली स्टेब्लिशमेंट इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, बेसिकली ऑल इंडिया क्वार्टरली स्टेब्लिशमेंट जो बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, तो प्रोवाइड फ्रीक्वेंट क्वार्टरली upgrades about the employment and related variables of establishment in both organized and unorganized segments, दोनों ही segments के लिए, of 9 selected sectors, जो 9 selected sectors है उसमें। ठीक है, these sectors although account for a majority of the total employment in the non farm establishment। ठीक है, there are 2 components अंदर AQES के अंतर्गत 2 components यानी क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे है QES एंड एरिया फ्रेम एस्टेब्लिशमेंट सर्वे है, ये 2 है। तो ये एक मतलब कि कौन कौन से सेक्टर में क्या कहाँ कहाँ से एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है उसका ये रिकॉर्ड है। और यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि जुलाई से सितंबर तक में 3.10 करोड़ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात हुई है, जो कि अप्रैल जून के कंपैरिजन में 2 लाख ज्यादा है। ठीक है, तो आई होप ये जो टॉपिक है ये आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है वेहिकुलर एमिशंस इन इंडिया। जो वेहिकुलर एमिशंस होता है यानी कि जो गाड़ी वगैरह चलती है उसमें जो एमिशन होता है, जो पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, तो उसके लिए
यहाँ पे बात की गई है। तो क्या है न्यूज में वो हम लोग देख लेते हैं। तो द एनुअल कार सेल्स इन इंडिया आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम द करेंट 3 मिलियन टू अबाउट 10.5 मिलियन, यानी कि जो कार सेल्स है इंडिया में ये इंक्रीज हुआ है 3.5 मिलियन से बढ़कर अबाउट 10.5 मिलियन का। ये 3 टाइम इंक्रीज हमें देखने को मिला है। और बाय 2030 तक विच विल इंक्रीज एक्सपोजर टू वेहिकुलर एग्जॉस्ट एमिशन, ठीक है, और ये बढ़कर जो एग्जॉस्ट एमिशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट ग्लोबल कार मैन्युफैक्चर, यानी इंडिया जो है 5वें नंबर पर आता है पूरे दुनिया में कार मैन्युफैक्चर करने के मामले में, विच इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है 10% का ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन एज ऑफ 2019 के हम लोग देखें तो। कुछ की पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि व्हीकल एमिशंस इन इंडिया क्या है। तो व्हीकुलर एमिशंस इन इंडिया क्या है। तो व्हीकुलर एमिशंस इज ए मेजर काउज ऑफ एयर पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया में एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारक यही है, सबसे बड़ा कारण यही है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है 20 to 30% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर्स PM 2.5 को, जो कि ब्रीथिंग लेवल ऑफ एयर क्वालिटी को ये खराब करता है। ठीक है, PM 2.5 refers to particles that have been a diameter less than 2.5 micrometers, more than 100 times thinner than a human hair, and remain suspended for longer। ये बहुत समय तक रहता है। According to studies, vehicles annually contribute about 290 gigagrams of PM 2.5, इतना कंट्रीब्यूट करता है हर एक कार, इतना ये एमिशंस मतलब निकालता है। 8% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन है वो इंडिया से ही होता है, और फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ही ये होता है, और दिल्ली में ये एक्सीड करके 30% हो गया है। व्हीकुलर एमिशंस क्या है वर्ल्ड लेवल में देखेंगे तो द ट्रांसपोर्ट सेक्टर अकाउंट्स फॉर ए क्वार्टर ऑफ टोटल एमिशंस, आउट ऑफ विच रोड ट्रांसपोर्ट अकाउंट्स फॉर 3/4 ऑफ transport emissions and 15% of total global CO2 emissions। पैसेंजर व्हीकल्स आर द लार्जेस्ट चंग, यानी पैसेंजर व्हीकल जो है ये सबसे ज्यादा मात्रा में CO2 को रिलीज करता है, करीब करीब 45%। ठीक है, इफ द कंडीशन प्रिवेल, एनुअल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है 2050 तक विल बी 90% हाइयर देन दोज ऑफ 2020। इसी तरह अगर बढ़ता रहा एमिशन तो 2050 तक ये 90% और बढ़ जाएगा, हाइयर हो जाएगा 2020 के कंपैरिजन में। ठीक है, इशूज इन इंडिया स्टेप टुवर्ड रिड्यूसिंग एमिशंस, क्या क्या इशू आ रहे हैं। तो व्हीकल जो टेक्नोलॉजी कैन चेंजिंग रैपिडली, जो कि फ्यूल क्वालिटी और एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम और इंटरनल कंबशन इंजन्स आ रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है व्हीकल सेगमेंट्स का, और स्टेप्स टुवर्ड हाइड्रोजन पावर व्हीकल्स की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये एमिशन कम हो सके। बट करंट और फ्यूचर बैचेस जो ICE व्हीकल्स आर लाइकली टू हैव ए सस्टेनेबल शेयर इन ऑन रोड फ्लीट टिल 2040 इफ नॉट बियॉन्ड। ठीक है, जो दिस इज ओनली रिक्वायर सब्सटेंशियल टाइटनिंग ऑफ द एमिशंस स्टैंडर्ड बट ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ टेक्निकल पैरामीटर्स फॉर टेस्टिंग ऑफ व्हीकल्स टू रिड्यूस द एमिशंस इन द रियल वर्ल्ड। एमिशंस टेस्टिंग मेथड क्या है। तो मोस्ट कंट्रीज हैव फॉर्मुलेटेड रेगुलेशंस फॉर टेस्टिंग व्हीकल्स एट द मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हेन इन यूज। ठीक है, द व्हीकल सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स कंसिस्ट ऑफ टेस्टिंग इंजन्स परफॉर्मेंस एंड एमिशंस compliance on the engine chassis dynamometer in the laboratory। A drive cycle is a series of continuous data points of speed and time that approximates driving patterns in terms of accelerations, deceleration and idling is followed to achieve acceptable test results। ठीक है, this is expected to stimulate realistic driving intended for the vehicle type that has bearing or on emissions। ठीक है, ये कुछ मेथड्स है जिससे एमिशंस कितना हो रहा है वो देखा जाता है। ये लेबोरेटरी लेवल पर भी किया जाता है और कुछ ड्राइव साइकिल्स के तौर पर भी ये देखा जाता है कि कितना एक्सेलेरेशन किया जा रहा है, कितना डिक्लेशन किया जा रहा है, और एक्सेप्टेबल टेस्ट रिजल्ट होता है। टेस्टिंग मेथड फॉर्मुलेटेड बाय इंडिया। तो इंडियन ड्राइव साइकिल जो है वो फर्स्ट ड्राइविंग साइकिल फॉर्मुलेट है व्हीकल टेस्टिंग के लिए, और सर्टिफिकेशन इन इंडिया जो है बेस्ड है वो एक्सटेंसिव रोड टेस्ट पर ही है।
तो द IDC was a short cycle comprising 6 driving cycle modes 108 सेकेंड, रिफ्लेक्टिंग ए पैटर्न्स ऑफ, ये पैटर्न्स देखता है 108 सेकेंड में। But the IDC जो did not cover all the complex driving conditions that are normally observed on roads। तो कुछ इम्प्रूवमेंट ओवर IDC करने की जरूरत है, जैसे मॉडिफाइड इंडियन ड्राइव साइकिल को, कुछ न्यू यूरोपियन ड्राइव साइकिल, ठीक है, सिग्निफिकेंट क्लोज टू द आइडलिंग कंडीशन, ठीक है, स्टिल रिप्रेजेंट वेहिकुलर एमिशन, स्टिल अभी भी वेहिकुलर एमिशन हो ही रहा है ड्यूरिंग ऑन रोड कंडीशन, क्योंकि रोड कंडीशन भी उसी तरह से है, कहीं रोड, हर जगह रोड अच्छे भी नहीं है, तो उस ज़्यादा एक्सलेट करना पड़ता है गाड़ी को, तो ज़्यादा एमिशन निकलता है। तो वेरिएशन है ट्रैफिक डेंसिटी को भी देखते हुए, लैंड यूज पैटर्न, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पुअर ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ये बहुत सारे कारण हैं एमिशंस के, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड जो है हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल टेस्टिंग प्रोसीजर को अपनाया जाता है, ग्लोबल हार्मोनाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द लेवल्स ऑफ पोल्यूटेंट्स फॉर आईसी एंड हाइब्रिड कार्स, ठीक है। मेजर्स एमिशंस ऑन रियल वर्ल्ड, मेजर्स एमिशंस क्या है रियल वर्ल्ड अगर है तो रियल ड्राइविंग जो एमिशंस टेस्ट है, यूरोपियन कमीशन, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना सजेस्ट दैट द ड्राइविंग साइकिल्स एंड लेबोरेटरी टेस्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट द लाइकली एमिशन ड्यूरिंग रियल ड्राइविंग कंडीशन विच इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द लेबोरेटरी ड्राइविंग साइकिल। लेबोरेटरी में अगर हम लोग एमिशंस को टेस्ट कर रहे हैं तो वो हमें एक्चुअल रिजल्ट नहीं देगा, जो कि रियल जो ड्राइविंग कंडीशन है उसमें कुछ ज़्यादा ही एमिशन हमें देखने को मिलता है। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आज का वो है कि इनिशिएटिव क्या क्या लिया जा रहा है कि रिड्यूस करने के लिए एमिशंस को, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल सेंटर्स फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी, ये भी है, मस्ट द RD साइकिल मस्ट अकाउंट फॉर कंडीशन प्रिवलिंग इन द कंट्री सच एज लो एंड हाई एल्टीट्यूड्स, ईयर राउंड टेम्परेचर, सारे मेथड्स यहाँ पे हैं। तो ये ओवरव्यू आप देख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या क्या इनिशिएटिव इंडिया ले रही है। तो इंडिया जो है शिफ्ट हो रही है फ्रॉम BS4 टू BS6 की ओर, ताकि एमिशंस जो नॉर्म्स है, ठीक है, ताकि जो है और लेस एमिशन ये हो सके, जो कि व्हीकल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से ये BS6 की सारी व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर और बेचा जा रहा है। रोड मैप जो इथेनॉल ब्रीडिंग है इंडिया में बाय 2025 तक, ये द रोड मैप प्रोसेस ग्रेजुअल रोल आउट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल जो है अचीव कर लेगा E10 फ्यूल सप्लाई बाय अप्रैल 2022 तक ये सप्लाई होगा। फेस्ड रोल आउट फॉर E20 फ्रॉम अप्रैल 2023 टू अप्रैल 2025 तक E20 जो है उसे भी किया जाएगा। फास्टर एडॉप्शन किया जाएगा और मैन्युफैक्चर हाइब्रिड कार्स या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, जो कि शुरुआत हो चुकी है। नेशनल हाइड्रोजन एमिशन, हाइड्रोजन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम एमिशन हो सके। यहाँ पे भी एक पॉइंट है कि RD में प्रोसीजर दैट आर लाइकली टू कम इनटू फोर्स इन 2023, ठीक है। ये इन इंडिया करेंटली डेवलपिंग RD प्रोसीजर को इंडिया एडॉप्ट कर रहा है, जो कि वो 2023 तक ये आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक था, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर। ये क्या है न्यूज में, ये भी देख लेते हैं। अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है, तो रिसेंटली थाईलैंड हैज डिटेक्टेड, थाईलैंड में डिटेक्ट हुआ है अफ्रीकन स्वाइन फीवर इज ए सरफेस स्वैब सैंपल कलेक्टेड एट एस लाफ्टर हाउस में इसे सैंपल कलेक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये जो देख सकते हैं ये स्वाइन यानी कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर इस तरह से होता है। क्या है ये, तो इट इज ए हार्मलेस टू ह्यूमंस, ये हार्मलेस है ह्यूमंस के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या है न्यूज में, देख लेते हैं कि अबाउट की पॉइंट्स के। इट इज अ हाईली कंटेजियस एंड फैटल एनिमल डिजीज, ये एनिमल डिजीज है जो कि इन्फेक्ट हो दैट इन्फेक्ट्स एंड लीड्स टू एन एक्यूट फॉर्म ऑफ हेमोरैगिक फीवर होता है इन डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स। ये पिग्स में बहुत ज्यादा फीवर हमें देखने को मिलता है, और ठीक है। और अदर मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज इंक्लूड हाई फीवर, डिप्रेशन, एनोक्सिया, लॉस ऑफ
appetite, hemorrhages in the skin, vomiting, diarrhea and among others. इट इज द फर्स्ट, ये पहली बार डिटेक्ट हुआ था अफ्रीका में इन 1920s में। हिस्टोरिकली अगर हम आउटब्रेक देखें तो इसको रिपोर्ट किया गया था अफ्रीका में और कुछ पार्ट यूरोप में और साउथ अमेरिका और कैरेबियन में भी देखा गया था। लेकिन रिसेंटली 2007 से ये जो डिजीज है रिपोर्टेड हो रहा है कंट्रीज में, जैसे अक्रॉस अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड बोथ डोमेस्टिक और वाइल्ड, डोमेस्टिक हो या वाइल्ड पिग्स हो, दोनों में ही ये देखा गया है। और 2021 में कुछ केसेस जो है ये इंडिया में भी डिटेक्ट हुए हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट, या ये जो टॉपिक है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये इंडिया में भी 2021 में ये डिटेक्ट हुआ है, जो कि क्लोज 100%। एंड सिंस द फीवर इज नो क्योर, ये कोई क्योर होने वाला फीवर नहीं है। द ओनली वे टू स्टॉप इट्स स्प्रेड इज बाय क्यूलिंग द एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को मतलब कि मारकर ही ये इसको खत्म किया जा सकता है। एएसएफ इज नॉट ए थ्रेट ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए, ये ह्यूमंस के लिए किसी तरह का थ्रेट का बात नहीं है। ये सिर्फ थ्रेट स्प्रेड होता है, ये एनिमल्स टू एनिमल में, एनिमल टू एनिमल में ही ये स्प्रेड होता है। और ये जो डिजीज है ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो है, टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड जो है, एंड दस रिपोर्टेड टू द OIE। ठीक है। क्लासिकली स्वाइन फीवर जो है वो क्लासिकल स्वाइन फीवर जो है इसको हॉग कोलोरा बोला जाता है। इज एन इम्पोर्टेंट डिजीज ऑफ पिग्स, ये पिग्स का इंपॉर्टेंट डिजीज है, डिजीज है पिग में। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली डैमेजिंग पैंडेमिक वायरल डिजीजेस ऑफ पिग इन द वर्ल्ड। ठीक है। इट इज कॉजेज बाय वायरस, ये किससे होता है? वायरस ऑफ द जेनेसिस पेंटी वायरस ऑफ द फैमिली फ्लैबीवायरिया, ये इसका वायरस का नाम है। इससे ये फीवर होता है पिग्स में और ये एनिमल टू एनिमल भी फैलता है। विच इज क्लोजली रिलेटेड टू द वायरस दैट आर काउजिंग वोमाइन वायरल डायरिया इन द कैटल। ठीक है। कैटल में जो इसे उसी जो वायरस से होता है, कैटल में जो वायरल डायरिया होता है उसी के करीब ये वायरस है। मोर्टेलिटी जो है ये इज 100% है इसमें। रिसेंटली ICR और IVRI जो डेवलप्ड है सेल कल्चर CSF वैक्सीन लाइक, तो ये यूज कर रहा है इस वायरस को फॉर फॉरेन स्ट्रेन के लिए, फ्रॉम फॉरेन स्ट्रेन। द न्यू वैक्सीन हैव बीन फाउंड टू इंड्यूस प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी फ्रॉम डेट 14 टू वैक्सीन टिल 18 मंथ्स। ठीक है। नया वैक्सीन खोजा गया है ताकि इसे 14 दिन और या से लेकर 18 महीने तक ये वैक्सीनेशन होगा, ताकि इसे रिड्यूस किया जा सके। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, ये क्या है? तो OIE इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग एनिमल हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है। इसमें 182 मेंबर कंट्रीज है। इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर, इंडिया भी इसका मेंबर है। तो OIE डेवलप जो नॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द रूल्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीजेस एंड पैथोजेंस, वन ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड। ठीक है। OIE standards are recognized by the World Trade Organization as reference international sanitary rules। इसका जो हेडक्वार्टर है ये पेरिस फ्रांस में है। ठीक है। तो आई होप ये जो टॉपिक है ये बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी, जो हर 10 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी लैंग्वेज ऑल अराउंड, ताकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड हिंदी लैंग्वेज को एक प्रमोशन मिल सके, प्रमोट हो सके। ये दिस ईयर 2022 में ये जो ओकेजन है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर हैज बीन एग्रीड टू पब्लिश हिंदी डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियाज वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑन WHC वेबसाइट। WHC वेबसाइट में इसे हिंदी डिस्क्रिप्शन के साथ इसे पब्लिश किया जाएगा इंडियाज वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है। WHC जो स्टेब्लिश हुआ था वो, यानी कि WHC जो स्टेब्लिश हुआ था, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो स्टेब्लिश हुआ था 1992 में हुआ था, जो कि टू कोऑर्डिनेट ऑल मैटर्स रिलेटेड टू वर्ल्ड हेरिटेज से रिलेटेड जो भी मैटर्स होगा उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए। सेंटर ऑर्गेनाइजेस द एनुअल सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी एंड इट्स ब्यूरो एंड प्रोवाइड्स एडवाइस टू स्टेट्स पार्टीज इन द प्रिपरेशन ऑफ साइट नॉमिनेशन। ठीक है। कुछ हर एक स्टेट्स पार्टीज को ये प्रिपरेशन करना पड़ता है साइट नॉमिनेशन के लिए, तो एनुअल सेशन होता है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का और उसके ब्यूरो का। ठीक है। कुछ की पॉइंट्स है
इट वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड 2006 से ये सेलिब्रेट हो रहा है, 2006 में पहली बार हुआ था। टू commemorate the anniversary of the first World Hindi Conference which was held in नागपुर, नागपुर में हुआ था on 10th January 1975। It is different from हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे। ये नेशनल हिंदी डे से अलग है, ये नेशनल हिंदी डे और इसको मिलाना नहीं है। वर्ल्ड हिंदी डे और नेशनल हिंदी डे या हिंदी दिवस ये अलग है, ठीक है। It is also celebrated by India's embassies located in various parts of the world। ठीक है, जितने भी एम्बेसीज हैं इंडिया की डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड में कंट्रीज में, वो सभी जगह इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। द वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग जो है इनॉग्रेट हुआ था मॉरिशस में 2018 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल हिंदी डे क्या है, ये अलग है। तो हिंदी रिटेन इन द देवनागरी स्क्रिप्ट वाज अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इन 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रिपब्लिक ऑफ इंडिया में जो है वो हिंदी को चुना गया था। देयरफॉर हिंदी दिवस जो सेलिब्रेट होता है हर 14 सितंबर को, इसे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। काका कालेकर जो है और मैथिली सराना गुप्ता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंददास मेड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू मेक हिंदी द ऑफिशियल लैंग्वेज। इन्होंने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। हिंदी इज ऑल्सो एन 18th शेड्यूल लैंग्वेज, ये 18th शेड्यूल लैंग्वेज का भी पार्ट है। आर्टिकल 351 पर्टेन्स टू द डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज को डायरेक्टिव दिया जाता है कि उसको किस तरह से उसका डेवलपमेंट हो सके, उसको उसका जो एक्सप्लेनेशन आपको आर्टिकल 351 में देखने को मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू प्रमोट हिंदी क्या है कि द सेंट्रल हिंदी डायरेक्टोरेट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Indian Council for Cultural Relations (ICCR) has established Hindi chairs in various foreign universities or institutions abroad। लीला राजभाषा यानी कि लर्न इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ मल्टीमीडिया बेस्ड इंटेलिजेंट सेल्फ ट्यूटोरिंग एप्लीकेशन फॉर लर्निंग हिंदी। ई सारला हिंदी वाक्स्य कोश एंड ई महा Mahasabha Coast mobile app, both initiatives of the Department of Official Language, aim to harness information technology for the growth of Hindi। Rajbhasha Gaurav Puraskar and Rajbhasha Kriti Puraskar recognize contribution to Hindi। Hindi language, तो Hindi language got its name from the Persian word Hind, meaning land of the Indus River। Turk invaders in the early 11th century named the language of the region Hindi, language of the land of the Indus River। It is the official language of India, English being the other official language। Hindi is also spoken in some countries outside India such as in Mauritius, Fiji, Suriname, Guyana, Trinidad or Tobago and Nepal। Hindi in its present form emerged through different stages during which it was known by other names। The earliest form of Old Hindi was Upper Bharamsa in 400 AD। Kalidas wrote a romantic play, Apabharamsa, called Vikram Mahotsavyam। The modern Devanagari script came into existence in the 11th century। ठीक है, तो इसका जो सोर्स है ये भी द हिंदू है। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपका द वर्ल्ड हिंदी डे ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। तो पार्ट 2 में जो है वो जो ये करंट अफेयर्स था 12 जनवरी का, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि आज कवर होते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आता है तो मस्ट जो चैनल को है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो, और साथ ही साथ मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।